ध्यान देंगे प्रश्न नंबर 21 का अंगा हमसे कहता है बिंदुओं -3, 10 और 5, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी हमसे कहता है मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। यानी मैं इसको चित्र के द्वारा समझाने का प्रयास करूंगा। ए बेटा, हमारे पास हमको दो निर्देशांक दे रखे हैं। एक आपको दे रखा है ए, मान लेते हैं पहले वाले को -3, 10 और दूसरा वाला आप मान लेते हैं बी, ये आपको दे रखे हैं कितना 5, 4 और हमसे कहता है मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। यानी कि बीच वाले के निर्देशांक हमको क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। यानी आपको दो बिंदु दिए होंगे और आपसे कहेगा मध्य निकालो, तो भैया पता कैसे निकालते हैं, बीच में मान लो और आ जाएगा। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का फार्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले इसको x1 y1 मानो और इसको क्या कहोगे x2 और y2 कह दोगे। और यहाँ पे आपको हिंदी लिखनी है जबरदस्त, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के या डाल दो निर्देशांक के लिए। तो इसका फार्मूला होता है, बहुत टीचर अपना अपना कैसे करते हैं, x बराबर सूत्र लगा सकते हो x1 + x2 बटे 2, y वाला लिख सकते हो y1 + y2 बटे 2, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे x1 का मान कितना है -3, x2 का मान कितना है 5 और बटे में 2। यहाँ पे y1 का मान कितना है 10, y2 का मान कितना है 4 और बटे 2। 5 में से 3 हटा दो, कितना बचेगा 2 और बटे 2, ये कट जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 1, 10 और 4 कितने होते हैं 14 और बटे में 2, 2 1 कम 2, 2 सत्ते 14। y का मान कितना आ गया 7। अब आप लिखोगे अतः p के निर्देशांक, बताओ p को आपने क्या माना है x, y, तो x का क्या होगा 1 और y का क्या होगा 7। तो मैं कह सकता हूं कि इसका आंसर 1, 7 हो जाएगा। तुरंत करिए। यदि बिंदुओं -1, -3 तथा x, 9 के बीच की दूरी 13 मात्रक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि बीच की दूरी आपको 13 मात्रक दे रखा है और आपको आपसे पूछ रहा है कि x का मान ज्ञात करो। तो देखिए ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सुनो, यहाँ पे मैं फिगर नहीं बना रहा हूँ, या फिगर बना के भी कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हैं, चलो फिगर बना के करते हैं। ये आपको एक रेखाखंड दे रखा है, ठीक, ये रेखाखंड है और पहला बिंदु आपको दे रखा है देखो -1, -3 और दूसरा बिंदु आपको दे रखा है पता है क्या x, 9 और हमसे कहता है बीच की दूरी ना, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 13। यानी बेटा 13 मात्रक आपको दे रखा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब आप लगाओ कैसे, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको x1, इसको y1, इसको x2 और y2। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, बीच की दूरी का फार्मूला आपको मैंने बहुत बार पढ़ाया है। तो बीच की दूरी का सूत्र होता है बेटा x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर, y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर। होता है नहीं होता है। बीच की दूरी के स्थान पे आप क्या लिख देंगे 13, बोलो, और x2 का मान x है, x1 का मान माइनस है तो एक प्लस का 1 हो जाएगा, y2 का मान कितना है 9, y1 का मान कितना है माइनस का 3, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 3 होल ऑफ स्क्वायर। फिर यहाँ पे मैं एक तरीका अपनाता हूँ, अगर इधर रूट है और इधर कोई संख्या है तो अगर एक तरफ का रूट हटता है तो दूसरे तरफ होल ऑफ स्क्वायर लग जाता है, और अगर एक तरफ का होल ऑफ स्क्वायर हटता है तो दूसरे तरफ रूट लग जाता है। तो बेटा ये रूट हटा तो इस पूरे के ऊपर क्या लग जाएगा होल ऑफ स्क्वायर लग जाएगा।
यहाँ पे क्या लिख देंगे, x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। बताओ 9 3 कितने होते हैं, 12 होते हैं, का होल ऑफ स्क्वायर। 12 की घात 2 का मतलब 144। 144 को इधर लेकर आओ तो काहे का हो जाएगा, माइनस का। यहाँ पे x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, यह कितने बचेंगे, 25। x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, हमको x का मान निकालना है। 25 को क्या लिख सकते हो, 5 की घात 2, x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। दोनों तरफ के पावर हटते हैं, जब भी स्क्वायर स्क्वायर हटते हैं तो प्लस माइनस का निशान लगता है, ये जानते होंगे, है नहीं। तो यहाँ पे पावर हटा तो प्लस माइनस लग जाएगा। इसके बाद बेटा क्या करना है, तुमको 2 बार इसे हल करना है। एक बार लिखेंगे पॉजिटिव लेने पर, बेटा इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव लेने पर, और एक बार क्या लेंगे, निगेटिव लेने पर। इसका ये मतलब हुआ एक बार प्लस 5 के सामने, एक बार 5 के सामने काहे का निशान, प्लस का। तो जो प्लस का रहेगा तो देखो एक को इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, तब x का मान कितना आएगा, 4 आ जाएगा। और एक बार 5 के सामने माइनस का निशान, एक को इधर लाओगे तो माइनस का, तो x का मान कितना आ गया, माइनस का 6। तो हम लोग ये कह सकते हैं x का मान 4 या -6 हो सकता है। यही आंसर शीट आपको मैच कर रही होगी, करिए तुरंत। इसका काम हमसे कहता है ऐसे दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। बेटा सबसे पहले इसमें मानो, माना दो क्रमागत विषम संख्याएं, माना दो क्रमागत विषम संख्याएं, मान लेते हैं x, x प्लस 2, ठीक है। फिर हमसे कहता है वर्गों का योगफल कितना दे रखे, 290। यहाँ पे लिखेंगे 80 क्यों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, ठीक। वर्गों का योगफल 290 है, तो बेटा इन संख्याओं के वर्गों का योग है, तो x के ऊपर स्क्वायर, x प्लस 2 के ऊपर स्क्वायर और बराबर 290। यहाँ पे एक्स स्क्वायर, बेटा यहाँ पे आप फार्मूला लगा दीजिए, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसमें लगाओ फार्मूला, तो a था तो a स्क्वायर, तुम क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर। यहाँ b था तो b स्क्वायर, तुम क्या लिखोगे, 2x स्क्वायर। यहाँ पे 2ab, तो तुम क्या लिखोगे एक बार बताओ, 2ab और बराबर 290। एक्स स्क्वायर कितना होता है, 2x स्क्वायर होता है। 2 की घात 2 का मतलब कितना होता है, 4, और ये बनेगा 2 दूनी 4x और बराबर 290। 2x की घात 2 प्लस का 4x, 4 को उधर ले जाओ तो बेटा काहे का हो जाएगा, माइनस का। 2x की घात 2 प्लस 4x, 290 में से 4 घटा दीजिए तो आपका बनेगा 186। हाँ यहाँ पे कितना बचेगा, 286 बचेगा, ठीक, घटाने पर। अब क्या करोगे, 2x की घात 2 प्लस 4x, 286 को उधर लेकर आओ तो काहे का, माइनस का, बराबर में 0 बचेगा, क्योंकि उधर कुछ रह नहीं जाएगा तो 0 लिखा जाता है। फिर इसमें तुम 2 कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर, 2 के पहाड़े में 4 आएगा 2 बार में, 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8, 2 3 6, 2 की गुणा 0 से होगा तो 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 143 बराबर 0। बेटा ये एक प्रकार का बन गया गुणनखंड, है नहीं। इस गुणनखंड को हल करने का तरीका पता है कैसे होता है, सबको पता है गुणनखंड कैसे किया जाता है। अगर पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बेटा कभी भी एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस का 143, यानी ऐसा ही तुमको कभी लिखा मिल जाए तो बेटा इसको लगाने का तरीका होता है। सर कैसे लगाते हैं, तो देखो सबसे पहले ये देखो कि एक्स स्क्वायर के गुणे में कुछ है, नहीं है। जब कुछ नहीं होता है तो यहाँ पे बेटा हम लोग क्या करते हैं, एक मानते हैं, और फिर जो एक मानते हैं फिर इस एक की जो गुणा होती है
वो लास्ट वाले से कर देते हैं। हर क्वेश्चन में करते हैं क्या सर? हाँ, हर एक क्वेश्चन में करते हैं, ये रूल है। तो बताओ यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ में कोई संख्या नहीं है तो क्या मानेंगे? एक। अब बेटा एक की गुणा तुम लास्ट वाले से कर दो, तो एक का पहाड़ा तुम 143 बार पढ़ोगे तो 143 ही तो आएगा। तो पहले शुरू वाले की गुणा लास्ट वाले को, गुणा करने पर जितना आएगा उसका यह मतलब है, इसे गुणा करने पर 143 आया, इसका यह मतलब है ऐसा पहाड़ा बताओ गुणा करने पर 143 आए और यहाँ पे काहे का निशान है? माइनस का, घटाने पर 2 आए। तो ऐसा पहाड़ा तुम बताओ, ऐसा कोई पहाड़ा है, ऐसी कौन सी टेबल है जिसमें गुणा करने पर 143 आए और घटाने पर 2 आए? तो ऐसा पहाड़ा पता है कौन सा होगा? नहीं मालूम है तो बेटा कोई बात नहीं, 143 को काटना शुरू कर दो। क्या कर दो? काटना। 11 एक कम 11, 3 बचेगा इसमें, 3 आ गया है, 11 तिहाई 33, 13 एक कम 13। ऐसा पहाड़ा 11 और 13 का, 13 का पहाड़ा 11 बार पढ़ोगे तो 143 आ जाए, 13 में से 11 घटाओगे तो 2 बचेगा। शर्त कंप्लीट हो गई। अब आप लगा सकते हो कैसे? देखो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 13 लिखोगे, यहाँ माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ पे 143, इसके बाद x की घात 2 प्लस ये बनेगा 13x और माइनस का 11x और माइनस का 143 बराबर 0। x प्लस 13, यहाँ पे 11 ले लो कॉमन, तो 11 के पहाड़े में 143 कई बार में आई? 13 बार में आई। x प्लस 13 ये सेम सेम है, इसको एक ब्रैकेट में, और x माइनस 11 इधर लिख देंगे। इसके नीचे x प्लस 13 के बराबर 0 लिख लेंगे एक बार इसके बराबर 0 लिख लेंगे। 13 को उधर ले जाओगे बेटा तो काहे का होगा? माइनस का होगा। 11 को उधर ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पे बेटा जो माइनस मान होता है वो काल्पनिक होता है। क्या होता है बेटा? काल्पनिक होता है, यानी छोड़ दिया जाता है। ठीक, इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि काल्पनिक है। ठीक है, प्लस वाला मान यूज होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 2 क्रमागत विषम संख्याएं, क्योंकि बताना पड़ेगा। अतः 2 क्रमागत विषम संख्याएं क्या माने हो? x x प्लस 2, तो x के स्थान पे 11 और 11 प्लस 2, तो ये बनेगा 11, 13। यही आपका आंसर हो जाएगा। सब लोग तुरंत करिए। प्रश्न नंबर 22 का खाम से कहता है सिद्ध कीजिए कि 2 संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की जीवा को स्पर्श करती है और स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। इस बात को जरा समझो बेटा। संकेंद्रीय वृत्त जानते हो? जब 2 वृत्तों का एक ही केंद्र हो उसे संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। यानी एक केंद्र से जब 2 वृत्त बनाए जाते हैं और एक केंद्र से 2 वृत्त तभी बनेगा जब एक वृत्त छोटा हो और एक वृत्त बड़ा हो। ऐसा तो है नहीं कि एक केंद्र से तुम 2 वृत्त बना दो उसी नाप का, नहीं, उसी नाप का एक केंद्र से सेम नाप, समझते हो ना? एक केंद्र से सेम नाप के 2 वृत्त नहीं बन सकते, बनेंगे छोटे बड़े बन सकते हैं। तो बेटा इसी को ही बोलते हैं संकेंद्रीय वृत्त। आइए देखिएगा, ए बेटा एक मैंने ये वृत्त बनाया और उसके बाद क्या किया, एक वृत्त हमने और बना दिया। तो बेटा आज के बाद से बोलोगे इस प्रकार के वृत्त को बोलते हैं संकेंद्रीय वृत्त। कोई टीचर क्लासरूम में पूछेगा संकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं, तो आपको बेटा बताना है कि जब एक केंद्र से छोटे और बड़े 2 वृत्त बनाए जाते हैं तो उसे हम संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। टीचर भी खुश, बच्चा भी खुश, कह दोगे इतना। उसके बाद कहता है जो बड़े वृत्त की जीवा होती है, जीवा समझते हो? केंद्र को छोड़ के जो रेखा खींचते हैं, तो जो बड़े वृत्त की जीवा है वो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। स्पर्श का मतलब छू के निकल जाए। अब क्या होता है कि मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक लंब डाल दिया और फिर हमसे क्या कहता है, समद्विभाजित करते। यानी कि बेटा इस वाले क्वेश्चन में आपको ये निकालना है, ए
बी सी, यानी हमको ये सिद्ध करना है कि ए बी जो है वो किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। इस चीज को हमको सिद्ध करना है। बेटा इसमें आप दिया है लिखोगे, क्या लिखते हैं, दिया है। दिया में आपको जानते हो कि जो जो बनाया है वो बनाना पड़ता है, तो यहाँ पे लिखेंगे, लिखेंगे वृत्त का केंद्र, जो आपको क्वेश्चन में दे उसी के अकॉर्डिंग करिए, कोई परेशान नहीं होना है। हमसे कहता है दो संकेंद्रीय वृत्त ना, तो यहाँ पे लिखोगे संकेंद्रीय, संकेंद्रीय वृत्तों का केंद्र, केंद्र ओ है। ठीक है, यहाँ पे संकेंद्रीय वृत्तों का केंद्र क्या है, केंद्र ओ है। ठीक, फिर यहाँ पे लिख सकते हो बिंदु ए तथा बी को ओ से मिलाया, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो कि बिंदु ए तथा बी से, मतलब बिंदु ए तथा बी केंद्र ओ तक की क्या है, बड़े वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसको त्रिज्या भी कह सकते हैं। या फिर को बिंदु ए तथा बी को ओ से मिलाया, इतना हो गया। इसके बाद आपको बेटा डालना है हेडिंग इसमें, सिद्ध करना है, इंपॉर्टेंट है। सिद्ध करने का मतलब होता है कि हमको ए बी बराबर हमको बी सी लाना है। सर आप जान कैसे गए, क्योंकि इसमें कहता है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। बाबू ये स्पर्श बिंदु है, तो इस पर जब इसको मिलाओगे तो समद्विभाजित होती है। समद्विभाजित का मतलब होता है समान दो भागों में बंटना, समद्विभाजित यानी समान दो भागों में बंटना। तो हमको ए बी बराबर बी सी लाना है। अब बात आती है, इसके बाद आपको डालना पड़ेगा उपपत्ति। उपपत्ति का मतलब होता है हम लोग हल करेंगे, सिद्ध करेंगे। अब कैसे होगा बेटा, मैं क्या करता हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं इस पूरे को स्मॉल आर कह देता हूं, कोई समस्या तो नहीं है। और मैंने क्या किया, यहां से यहां तक को हमने क्या मान लिया, कैपिटल आर मान लिया। बोलो बेटा, जब यहां से यहां तक कैपिटल आर है तो यहां से भी यहां तक क्या होगा, कैपिटल आर होगा। समझ में आ गया नहीं आ गया? अब इस चीज को सिद्ध करेंगे। बेटा यहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है, तो ये समकोण त्रिभुज है। बोलो, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ओ बी ए में, ओ बी ए में। इसमें तुम पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, क्या लगा दे, पाइथागोरस प्रमेय से। सबको पता है ना क्या होता है, कर्ण स्क्वायर, आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर। तो बेटा इसमें कर्ण कितना है, ओ ए, बोलो, और आधार कितना है, ए बी, और बेटा लंब कितना है, ओ बी। ओ बी लिखो चाहे बी लिखो। अब बताओ ओ ए का मान कितना है बेटा, आर। ए बी हमको पता नहीं है, ओ बी कितना है, स्मॉल आर। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या बेटा, आर स्क्वायर। अब कैपिटल आर स्क्वायर की तरफ स्मॉल आर ले, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ए बी का होल स्क्वायर। इधर का स्क्वायर हटेगा, इस पूरे के ऊपर क्या जाएगा, रूट आ जाएगा, और बराबर क्या लिख देंगे, इसको समीकरण नंबर 1 कह देंगे। अब बेटा उधर वाला त्रिभुज ले लो, क्या नाम है त्रिभुज, ओ बी सी में, और फिर क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। अब बताओ क्या लिखेंगे, फिर बताओ कर्ण स्क्वायर इसमें कितना है, कर्ण ओसी ही तो है, तो यहाँ पे ओसी का स्क्वायर, आधार कितना है, बीसी का स्क्वायर, और लंब कितना है, ओबी का स्क्वायर। ओसी कितना है, आर, बीसी हमको पता नहीं है, ओबी कितना है, स्मॉल आर। इसको इधर लेकर आओ तो काहे का हो गया, माइनस का, और बीसी का होला स्क्वायर। इधर का स्क्वायर हटेगा, पूरे ऊपर रूट लग जाएगा। क्या आपको यहां तक की बात समझ में आती है? ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब यहां पे लिखेंगे समीकरण, समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पर
बराबर करने पर, हल नहीं करेंगे, बराबर करने पर। क्यों? समझ लो, हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, दिया है, सबसे पहले थोड़ी बहुत हिंदी लिख लो, ये फिगर बना लीजिएगा। इसमें क्या किया गया है कि बड़े वृत्त की जो जीवा है वो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, ठीक है, और मैंने ओ को ए से मिला दिया, ओ को सी से मिला दिया। हमको सिद्ध करना है ए बी बराबर बी सी। इस पूरे का नाम कैपिटल आर, तो अगर ये कैपिटल आर है तो ये भी कैपिटल आर होगा, और ये स्मॉल आर है। तो मैंने लिखा है संकेंद्रीय वृत्तों का केंद्र ओ है, बिंदु ए तथा बी को ओ से मिलाया। सिद्ध करना है यानी ए बी बराबर बी सी। इसमें दो त्रिभुज हो गए और दोनों त्रिभुज समकोण है। नाम क्या होगा? ओ ए बी। तो यहाँ पे लिखा है ओ बी ए, चाहे ओ बी ए लिखो चाहे ओ ए बी लिखो। फिर यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से, अगर कोई समकोण त्रिभुज है तभी आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो। तो सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर। तो बोलेंगे क्या? इसमें कर्ण कौन सा है? ओ ए, तो ओ ए स्क्वायर। आधार कौन सा है? ए बी स्क्वायर। लंब कौन सा है? ओ बी स्क्वायर। तो ओ ए के स्थान पे कैपिटल आर हो जाएगा, आर की पावर 2 कर देंगे। ए बी ज्यों का त्यों रहेगा, ओ बी के स्थान पे स्मॉल आर कर देंगे। आर को इधर लेकर आओ माइनस का, ये ज्यों का त्यों रहेगा। इधर का स्क्वायर हटेगा, पूरे के ऊपर रूट लग जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। फिर दूसरा ले लो, ओ बी सी। तो यहाँ पे लिखेंगे ओ बी सी में, तो यहाँ पर भी क्या है? कर्ण कितना है? ओ सी स्क्वायर, और फिर लंब कितना है? ओ बी स्क्वायर, और आधार कितना है? बी सी स्क्वायर। ओ बी के स्थान पे स्मॉल आर और ये कैपिटल आर, स्मॉल आर को उधर लेकर आओगे तो माइनस हो जाएगा, बी सी ज्यों का त्यों रहेगा। इधर का स्क्वायर हटेगा, इस पूरे के ऊपर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। इसको क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 का ये आर स्क्वायर माइनस का स्मॉल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये सेम सेम है, ये आपस में क्या होंगे? हट जाएंगे। समीकरण 1 तथा 2 को बराबर करने पर ये चीज हट गई, ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं? बी सी। तो जो सिद्ध करना था वही सिद्ध हो चुका है, हेंस प्रूफ लिख देना। अब प्रश्न नंबर 22 के अंतर्गत कुछ और भी खंड है, उनका हल हम आपको बात को समझाएंगे।